हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैंने आपको पहले लेक्चर में मैंने एक पैसेज कराया था और ये पैसेज हिंदी माध्यम को ध्यान में रखते हुए, ना कि हिंदी माध्यम को बल्कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए बताया गया है। खाली इधर भाषा का फर्क है, पर जो उसमें कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे प्रश्न में क्या पूछा जाता है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और मेन एक्सप्लेनेशन ही है। तो आप उसको समझ के और अपनी प्रैक्टिस को चालू कर दें, क्योंकि अब प्रीलिम्स में आज से 3 महीने रह गए हैं। तो अब हमें सी सेट पर भी फोकस होके ही चलना होगा, अन्यथा पिछले दो सालों से होता आ रहा है, इस बार भी वही कहानी दोहराई जा सकती है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सी सेट को अब हल्के में ना लें और ये 3 महीने कम से कम 2 घंटे या 1 घंटे सी सेट के लिए अवश्य निकालें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपके जो 2-3 महीने आने वाले हैं वो आपके करियर में एक माइलस्टोन की तरह रहने वाले हैं। तो आप और परीक्षा को नज़दीक ध्यान में रखते हुए ना मैं आपका समय बर्बाद करूंगा ना मैं अपना करूंगा। तो मैं अभी आपको लेक्चर की शुरुआत करने जा रहा हूँ गाइस। समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पूर्ण विचार की गंभीर आवश्यकता है। सरकार के आकार के विषय में अर्थशास्त्रियों के बीच हुई आरंभिक बहस भ्रामक हो सकती है। समय की आवश्यकता है कि एक सामर्थ्यकारी सरकार हो, राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह भारत राष्ट्र के विशाल और जटिल स्वरूप को देखते हुए आसान नहीं है। सरकार सभी अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करे, सभी आवश्यक नौकरियों का सृजन करे और सभी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखे। ऐसी अपेक्षा विशाल, बोझिल नौकरशाही और व्यापक भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगी। लक्ष्य यह होना चाहिए कि राष्ट्र के संस्थापकों ने जिस समावेशन समृद्धि का उद्देश्य रखा था, हम उसके साथ बने रहें और साथ ही इसके प्रति एक अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाएं कि राज्य यथार्थ क्या प्रदान कर सकता है। यही एक सामर्थ्यकारी राज्य की विचार की ओर ले जाता है, अर्थात एक ऐसी सरकार जो नागरिकों को उनकी आवश्यकता की हर चीज को प्रत्यक्ष पूर्ति कराने का प्रयास नहीं करती, बल्कि एक पहला क्या है, वह बाजार के लिए एक सामर्थ्यकारी लोकाचार का सृजन करती है, ताकि व्यवस्थित उद्यम फल फूल सकें और नागरिक अधिकांश भाग के लिए एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए प्रावधान कर सकें। और दूसरा, वह ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आती है जो स्वयं अपनी बेहतरी नहीं कर पाते, क्योंकि कैसी भी व्यवस्था क्यों न हो, कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जिन्हें सहारे और मदद की आवश्यकता होती है। अतः हमें एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो बाजार के मामलों में प्रभावी, प्रोत्साहन अनुकूल नियम स्थापित करे और न्यूनतम हस्तक्षेप करती हुई हाशिए पर बनी रहे। साथ ही साथ निर्धनों को शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं तथा पर्याप्त पोषण और आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उनकी प्रत्यक्ष सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो गाइस, ये जो पैसेज दिया है वो मुख्यतः समावेशन समृद्धि को ध्यान में रखकर दिया गया है और इसमें जो सरकार की भूमिका है उसको भी बताया गया है और ये भी बताया गया है कि सरकार की भूमिका कम भी होनी चाहिए। तो गाइस, ये मेरे को क्यों समझ में आ गया, क्योंकि मैंने ना कई बार प्रैक्टिस की है पैसेजों की, लगातार मैं करता आ रहा हूँ और मैंने एग्ज़ाम भी एक बार तो मेरा 2023 वाला इतना टफेस्ट एग्ज़ाम आया था जिसमें मेरा जीएस में नंबर आ गया था, पर सी सेट में मेरे 2 या 3 मार्क की वजह से रह गया था। जो 2024 वाला वो मैंने ब्रेक ले लिया था, क्योंकि मैं मेंटली थोड़ा रेस्ट लेना चाहता था ताकि मैं फिर से अच्छे से रिकवरी कर सकूं। क्योंकि जो 2023 का मैंने प्रीलिम्स मेंस की जो तैयारी की थी वो मैंने पूरे दिल और जान से की थी गाइस, और मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन 2023 में हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं, क्योंकि किस्मत में कुछ और लिखा होता है, तो इसके लिए नहीं हो पाता गाइस।
तो चलो तो मैं ये पैसेज को अब आगे बताता हूँ। तो अभी हमें प्रश्नों के उत्तर करने हैं पैसेज पे बस। तो पैसेज के अनुसार समावेशी समृद्धि का उद्देश्य राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा रखा गया था। समय की आवश्यकता है कि एक सामर्थ्यकारी सरकार हो। भारत को बाजार की प्रक्रियाओं में अधिनियम हस्तक्षेप रखना चाहिए। आवश्यकता है कि सरकार के आकार में परिवर्तन हो। तो गाइस जो पहला वाला है वो तो इसमें डायरेक्ट दिया है कि राष्ट्र के संस्थापकों ने जो समावेशी उद्देश्य का लक्ष्य रखा था। पहला तो है, ये कंपलसरी है, तो ये कट जाएगा अगर एलिमिनेट मेथड से आते हैं तो। और समय की आवश्यकता है कि एक सामर्थ्यकारी सरकार हो। वह एक सामर्थ्यकारी राज्य के विचार की ओर से, अर्थात एक ऐसी सरकार हो जो नागरिकों की आवश्यकता की हर चीज को प्रत्यक्ष पूर्ति करने का प्रयास नहीं करती, सामर्थ्यकारी लोकाचार का सृजन करती है। तो गाइस दूसरा भी है, भारत को बाजारों की प्रक्रिया में अधिकतम हस्तक्षेप रखना चाहिए। तो गाइस ऐसा तो नहीं दिया गया है कहीं भी हस्तक्षेप, इसमें तो उल्टा कहा गया है कि न्यूनतम हस्तक्षेप करती हो सरकार है जो भी है न्यूनतम, और भारत का नाम वैसे दिया नहीं है और दिया भी है तो वो न्यूनतम हस्तक्षेप करती हो। न्यूनतम हस्तक्षेप करती हो तो इसका गाइस ये हो गया कि हमारा दूसरा भी नहीं है, ये सॉरी तीसरा नहीं है। तो गाइस बी और डी तो अपने से कैंसिल हो गए। अब रहा 4, आवश्यकता है कि सरकार के आकार में परिवर्तन हो। तो गाइस सरकार के आकार में परिवर्तन ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं गया है, क्योंकि सरकार के आकार से तो कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार बढ़ जाए या घट जाए या कुछ भी हो जाए तो सरकार का आकार से कुछ लेना देना नहीं है कि वो समावेशी समृद्धि को लाए या ना लाए। इसके लिए इसमें पहला और दूसरा राइट है और चौथा भी रॉन्ग है। तो गाइस अब आगे का प्रश्न पे हम चलते हैं। अरे यार एक प्रश्न है रह गया है, रुकिए। यार एक प्रश्न रह गया था गाइस। पैसेज के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक पर संकेंद्रित कर के समावेशी समृद्धि की कार्यनीति कार्य रूप में परिणित की जा सकती है। ये प्रश्न में पूछा गया है। पहले तो कैसा है, पैसेज के प्रश्नों को समझना चाहिए गाइस, जिससे कि हमारी जो समझदारी है कि पैसेज में क्या दिया गया है तो वो इम्प्रूव हो सके। तो हमें आराम से पैसेज के प्रश्न को समझना है, फिर पैसेज तो समझे हुए हैं कि किस टॉपिक पे, फिर उसके हमें आंसर्स को देखना है। तो इस आंसर को देखते हैं। समाज की कार्यनीति कार्य रूप में परिणित की जा सकती है। तो देश के प्रत्येक नागरिक की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर विनिर्माण क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ाकर विनिर्मित वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित कर समाज के वंचित वर्गों को बुनियादी सेवा प्रदान कर। तो गाइस इसमें दिया गया संकेंद्रित मतलब केंद्र किस भाग पर है, ज्यादा किस भाग पर हमें ज्यादा फोकस करना है, जिसके समावेश से समृद्धि की जो कार्यनीति है, कार्यनीति यानी कि जो आइडिया है उसको हम, जो कार्यनीति है उसको हम कर सकें। तो देश के प्रत्येक नागरिक की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये तो नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र पर विनियमन को बढ़ा करना है, ये भी नहीं है कहीं भी गाइस। तो विनिर्मित ये भी नहीं है। तो मेन
समावेशी समृद्धि का मुद्दा है, तो समाज के वंचित वर्गों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करके ही ये किया जा सकता है। तो गाइस नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य क्यों सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में असमर्थ है? हमारा जो राज्य है वो क्यों असमर्थ है? तो उसके पास पर्याप्त नौकरशाही नहीं है। ये तो नौकरशाही के बारे में बात तो की है, पर वो बोझिल और व्यापक भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगी, ऐसे कहा गया है। पर्याप्त का तो कहीं वो नहीं किया गया गाइस। वह समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहित नहीं करता। तो ये तो डायरेक्ट है कि ना तो इसमें एक है ना तो दो है। इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सारभूत संदेश क्या? सारभूत, जो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि सार क्या होता है, निचोड़ क्या होता है, या संदेश क्या होता है, ये तो इसमें हमें बताना है कि इसमें सार क्या है। तो सारभूत का मतलब क्या है कि जो ओवरऑल पैसेज है वो क्या संदेश देना चाहता है एक लाइन में। तो गाइस वो एक लाइन में क्या कहना, राष्ट्र के संस्थापकों के द्वारा अधिकाधिक समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को याद रखना चाहिए। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अधिक स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए। नहीं है दोस्त, सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज के निर्धन स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार और उद्योग स्थापित करे। ये भी नहीं है। समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है। तो गाइस ये इसके लिए बन रहा है क्योंकि मैंने आपको इस लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि ये टॉपिक में एक समावेशी वृद्धि को लेकर मुद्दा किया गया है और दूसरा राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो इसमें जैसे दिया है राष्ट्र समावेशी वृद्धि के उद्देश्यों को याद रखना चाहिए। उद्देश्यों को याद रखे हम क्या करेंगे, उसकी तरफ हमें कार्य करना पड़ेगा ना। तो उद्देश्यों को याद रखे तो कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए ये तो नहीं है, ये तो नहीं होगा। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अधिक स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध, उससे क्या होगा? ये तो एक तरह से उनको खाली हेल्प करने की सब्सिडी जैसी बात हो गई, जो सब्सिडी सरकार देती है। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि उस समाज की बाजार या उद्योग स्थापित करके कुछ फायदा नहीं होगा। तो गाइस ये भी नहीं होगा। इसके लिए कि राज्य की जो भूमिका है उसको पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है गाइस। तो गाइस मैं अगला पैसेज नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा और मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ गाइस क्योंकि आपको भी समय मिले सोचने का, समझने का, और आप भी अपने प्रैक्टिस करते रहें। और ये आप सवाल देख सकते हैं कि जो मैं सवाल लेके आ रहा हूँ वो 2011 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए थे। तो गाइस मैं आपको ना तो अपने मन से बना के प्रश्न दे रहा हूँ ना कहीं से उठा के दे रहा हूँ। मैं खाली यूपीएससी को फॉलो कर रहा हूँ और मैं बंदा वही हूँ जो खाली यूपीएससी को फॉलो करता है क्योंकि मैंने एग्जाम निकाला है गाइस। और मैं धीरे धीरे आपके पास, और मेरा जो ऑप्शनल है हिस्ट्री था, तो मैं हिस्ट्री ऑप्शनल के भी वीडियो बनाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि मैं जिस क्लासेस में जाता था, दिल्ली में रहता था, तो वहां से मुझे 10 मार्क्स 11 मार्क्स 10 मार्क्स 11 मार्क्स वहां से मिलते थे जब मैं आंसर राइटिंग करता था। और वो और भी इम्प्रूव होते, पर मेरा सीसेट की वजह से रुक गया था गाइस। तो मैं आपको धीरे धीरे हर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, और आर्ट एंड कल्चर हो, मॉडर्न हिस्ट्री है, ये कैसे पढ़ाई करनी है, और मैं आपको साथ में बताते भी चलूँगा कि कैसे पढ़ना है, क्या नहीं है, कौन सा टॉपिक मेन है, कौन सा टॉपिक हमें लेस पढ़ना चाहिए। और जो आजकल इन्वायरमेंट पे यूपीएससी ने ज़्यादा फोकस किया है, उसके प्रश्न कहाँ से आते हैं। इन्वायरमेंट में जानवर जैसे जो एनिमल्स के बारे में पूछा जा रहा है, वो प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो गाइस मेरे पास पूरे नोट्स हैं, तो मैं आपको एनिमल्स के कहाँ से प्रश्न आए हैं
कहाँ कहाँ से क्या आते हैं, तो वो नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा और मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने इन्वायरमेंट में 2023 के इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा स्कोर किया था और मैंने घर पे आके देखा तो वही आए थे। तो मैं धीरे धीरे आपके लिए सारी चीज़ अवेलेबल कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपके साथ मैं कंटिन्यू आपकी इस जर्नी में साथ दूंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। खाली आप एक ही काम करें कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दिया करें, और जिस चीज़ की भी आपको नीड है, जैसे जो भी सब्जेक्ट को आपको नीड है, जैसे सब्जेक्ट या टॉपिक हुआ, और आपको वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, तो मैं आपको उसके नोट्स और उसको समझा उनको एक्सप्लेन भी मैं किया करूँगा, उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा। और धीरे धीरे मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बनाऊँगा, जिससे कि आप गाइस मेरे साथ जुड़ नहीं रहे हैं, और मैं आप अपने नोट्सों को टेलीग्राम चैनल पे भी डाला करूँगा, जिससे कि आपको डे बाय डे नोट्स भी मिल जाया करें गाइस। तो थैंक यू।